हल तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, तुम्हें कि- हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। चलिए, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सबसे पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब देता हूं। हैंड रिटन पीडीएफ, बच्चों, हैंड रिटन पीडीएफ ऐसा नहीं कि मैं खुद बनाता हूं, ठीक है। ये एक्चुअली हैंड रिटन पीडीएफ जो होती है ना, वो संस्था, ठीक है ना, तो उनका कर्तव्य है। बेसिकली संस्था की ड्यूटी है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करें जो, ठीक है, आप लोगों के लिए हैंड रिटन पीडीएफ बनाए, ठीक है। उसमें बेसिकली हैंड रिटन पीडीएफ के लिए पूरा स्पेशली ग्रुप होता है, ठीक है, बैच के हिसाब से। उस ग्रुप में बच्चे असाइन होते हैं, उन बच्चों को जो है ना इनकी जिम्मेदारी मिलती है, ठीक है, और उनके एक मैनेजर होते हैं, वो उस पूरी व्यवस्था को संभालते हैं, ठीक है। तो वो जो बच्ची है जो हैंड रिटन पीडीएफ बनाती है, वो किसी कारण से बाहर गई हुई है, तो इसलिए वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, ठीक है जी, ये बात है। और दूसरा, मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मुझे बहुत अच्छी राइटिंग भी नहीं लगी उनकी, जो हैंड रिटन पीडीएफ बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने वहां पे दरखास्त भी की, ठीक है, जो उनके मैनेजर हैं पूरे, ठीक है, हैंड रिटन पीडीएफ वगैरह जो मिलती है उस ग्रुप को जो मैनेज करते हैं, ठीक है ना, उनका मैं नाम भूल रहा हूं, ठीक है, सर का। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, ठीक है। एक बच्चा भी मैंने उनको सजेस्ट किया कि उससे बनवाइए, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो देख लीजिए, मैं भी हालांकि कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि एक बहुत अच्छी राइटिंग वाला कोई बच्चा जो है ना असाइन हो जाए जो आपके लिए, क्योंकि पॉलिटी में मुझे स्पेशली लगता है जब मैं आपके लिए इतना अच्छे से लिखता हूं, इतना सजा सजा के लिखता हूं, ठीक है, हर एक पॉइंट को अगर मात्रा भी थोड़ी सी उल्टी सीधी चढ़ जाती है तो उसको भी मैं करेक्ट करता हूं। तो मुझे भी यही चाहिए कि जो मेरे विषय के नोट्स बनाए, ठीक है, तो नोट्स बनाने वाले भैया जी की राइटिंग बहुत अच्छी हो, ठीक है। और राइटिंग वास्तव में इसका बड़ा असर पड़ता है जब लास्ट मोमेंट पे, जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे आप क्या करोगे, इन पीडीएफ को निकलवाओगे, प्रिंट आउट करवाओगे, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद जो है ना आप जल्दी जल्दी इनका रिवीजन करेंगे। अगर राइटिंग अच्छी होगी तो आपका रिवीजन करने का मन करेगा, ठीक है ना, आप अपने भी कुछ पॉइंट्स को उसमें ऐड करेंगे। तो ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे थे, ठीक है। तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं, ठीक है ना, बेसिकली मतलब बहुत सारी क्लासेस होती हैं और मैं और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे सेवाएं देता हूं। पीसीएस के लिए भी पढ़ा रहा हूं मैं, मेंस में, ठीक है, आपके इसी विषय को, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को, ठीक है। तो थोड़ी सी व्यस्तता रहती है, ये बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आइए, हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, विशेषताएं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें हमने दो विशेषताएं देख ली थी, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए थे। सबसे पहला कि आपका इनेक्टेड रिटन एंड ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन, निर्मित लिखित और विशाल संविधान। और दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। ये प्रश्न संविधान की सर्वोच्चता वाला कई एग्जाम्स में पूछा गया कि निम्न में से कौन सर्वोच्च है, ठीक है, ऐसा प्रश्न ये पीसीएस में आया है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है,
क्लियर। और 4 ऑप्शन थे, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद का मुखिया, प्रधानमंत्री और 14 संविधान। तो ऑब्वियस बात है हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लागू है, तो संविधान की सर्वोच्चता है। तो सबसे पहली विशेषता जो हमने देखी थी वह देखी थी निर्मित, लिखित और विशाल संविधान। और विशाल संविधान, ठीक है। और जो दूसरी विशेषता थी, ठीक है ना, जिसके बारे में जस्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, मतलब कर चुके थे, तो वो थी हमारी कल संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। चलिए आज हम तीसरी विशेषता के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो तीसरी विशेषता है हमारे संविधान की। प्लीज, ठीक है, आज हमें चूंकि ये टॉपिक खत्म करना है, तो इसलिए हम थोड़ा सा जो है ना चीजों को, ठीक है, अच्छे से लेकर चलेंगे, अच्छे इन द सेंस, ठीक है, कि लास्ट में आप लोगों के डाउट लेंगे और इसको लेकर चलेंगे, ठीक है जी। ये बात चलिए, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या जी? चलिए बेटा, पढ़ाई ऐसी ही होती है, ठीक है ना, पढ़ाई ऐसी होती है, ठीक है। टीचर वही होता है कि जो आपको कोई भी चीज बताए तो उसे अच्छे से एक्सप्लेन करे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए यहां पर अच्छे से देखो, ठीक है, बढ़िया तरह से देखो, समझो, रिवीजन करो, जो कमियां हैं, ठीक है, उनमें सुधार करो, ठीक है जी। क्लियर है? चलो पंकज पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। यूं कह रही है, यूं कह रहा है भाई पंकज कि सर वाह, ठीक है, क्या सॉन्ग सुनाया है आपने, और क्या नाम है, आपकी गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी सॉन्ग सुन के। बेटा शादीशुदा हूं मैं, मैरिड हूं, ठीक है ना, और 6 साल पहले शादी हो चुकी है, 6 से 7 साल पहले। तो इसलिए बोलता हूं कि जितने महीने नहीं हुए तो मैं पढ़ते पढ़ते अभी उतने सालों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। एज पे मत जाना, उम्र पे मत जाना, तजुर्बा बहुत बड़ा है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए ठीक है ना, ऑल ओके। चलिए चलिए ठीक है, तो तीसरी विशेषता की तरफ चलते हैं, ठीक है। तीसरी विशेषता है कि हमारा संविधान जो है, ठीक है, उसमें आप एक विशेषता पढ़ते होंगे, ठीक है, आपको बेसिकली कभी समझ नहीं आया होगा, तो वो बोला जाता है कि अनम्यता, मतलब अनम्यता का मतलब है कठोरता एवं सुनम्यता, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लचीलापन का मिश्रण, ठीक है। एक ये विशेषता होती है मिश्रण, ठीक है। अब ये जो कठोरता है इसको बोलेंगे रिजिडिटी, और लचीलेपन को हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। क्लास से होती थी, ठीक है, हम भी स्टूडेंट थे, इंजीनियरिंग के बाद गए थे हम भी तैयारी करने, हमारे समझ में नहीं आया कि सर ये रिजिडिटी और सुनम्यता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। तो मतलब संविधान दो तरह के होते हैं, एक ऐसे संविधान होते हैं जो रिजिड होते हैं, जो कठोर संविधान होते हैं, ठीक है। एक ऐसे संविधान होते हैं जो कठोर संविधान होते हैं, और कुछ ऐसे संविधान होते हैं जो बड़े लचीले संविधान होते हैं, सुनम्य संविधान होते हैं। बात आ रही है ना समझ में? ये बात क्लियर है? क्लियर? तो कठोर और सुनम्य मतलब अनम्य और, ठीक है, सुनम्य, दो प्रकार के संविधान होते हैं। अब सर इन दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन?
कठोर संविधान और सुनम्य संविधान में क्या अंतर होता है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, कठोर संविधान वो संविधान होते हैं, ठीक है, जिन संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन होता है। बात समझ पा रही है? अब हमारा संविधान, ठीक है, ना तो ऐसा है, ठीक है, जिसमें संशोधन करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो, और ना ही हमारा संविधान ऐसा है कि जिसमें संशोधन करना बहुत ज्यादा आसान हो, क्योंकि सुनम्य संविधान वो है जिनमें संशोधन करना बहुत आसान हो जाता है। तो हमारा संविधान इन दोनों का एक मिश्रण है। हमारे संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं, भगवान जी की कसम, जिनमें संशोधन करना बहुत ज्यादा कठिन होता है, बहुत कठिन, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना बहुत ही ज्यादा सरल हो जाता है। बस समझ में आ रही है? तो कठोर संविधान कौन से हैं सर? कठोर संविधान जिन संविधान में अमेंडमेंट करना, ऐसे संविधान जिनमें संशोधन करना बहुत कठिन होता है। ठीक है भैया जी, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिनमें संशोधन करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। और भैया जी सुनम्य संविधान कौन से होते हैं? ऐसे संविधान जिनमें अमेंडमेंट करना, संशोधन करना बहुत आसान होता है, करना आसान होता है, आसान होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां से आपके दो प्रश्न बनते हैं कि सर जो आपके सुनम्य संविधान होंगे, मतलब जो आपके फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, जो आपके फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होंगे जहां पर संशोधन करना बहुत ज्यादा सरल होगा, तो सर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम संशोधन जो करेंगे वो जनरल मेजोरिटी से करेंगे, मतलब वो साधारण बहुमत से करेंगे। तो भैया जी यहां पर जो संशोधन किया जाता है वह साधारण बहुमत से किया जाता है। किससे किया जाता है? साधारण बहुमत से संशोधन होता है ऐसे संविधानों में, ठीक है, जनरल मेजोरिटी से होता है, जनरल मेजोरिटी से होता है। मेरी बात आप समझने की कोशिश करिएगा। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिनमें जनरल मेजोरिटी से संशोधन हो, किससे भैया जी? जनरल मेजोरिटी से। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिनमें जनरल मेजोरिटी से साधारण बहुमत से क्या हो जाए भैया जी? संशोधन हो जाए, तो ऐसे संविधानों को हम सुनम्य संविधान कहेंगे, लचीला संविधान कहेंगे, क्योंकि उनमें संविधान संशोधन करना बड़ा सरल है। और ऐसे संविधान जिनमें संशोधन करने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। किसकी? स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है बच्चे, स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। अब स्पेशल मेजोरिटी बोले तो विशिष्ट बहुमत। किसकी भैया जी? विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है, विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। और प्लस कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हमें आधे राज्यों की सहमति भी लेनी होती है, आधे राज्यों की सहमति भी लेनी होती है, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो मेरी बात आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये अनम्यता और सुनम्यता का मिश्रण है हमारा संविधान। हमारा संविधान ना तो पूरी तरह से कठोर, अर्थात ठीक है, संविधान संशोधन करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाए उसमें भैया हम संविधान संशोधन कर ही नहीं सकते, और ना ही बहुत ही ज्यादा लचीला कि सब संविधान संशोधन करना कपटी है, लो उठे और संविधान संशोधन कर दिया। तो ना तो भैया जी बहुत ही ज्यादा कठोर है और ना ही बहुत ही ज्यादा लचीला, मतलब ना तो संविधान संशोधन करना बहुत सरल है ना ही कठोर है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं, ठीक है, जो हमारे संविधान में इस तरह से हैं कि जिनमें संशोधन करना बड़ा आसान है। तो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना आसान होता है, जिनमें संशोधन आसान होता है, तो मतलब वो लचीला भी है। और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना बेटा कैसा होता है? कठोर होता है। ऐसे हैं जिनमें संशोधन कठिन होता है, संशोधन कठिन होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि सब कठोर संविधान कौन सा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चे, कठोर संविधान कौन सा है और लचीला संविधान कौन सा है। अब यहां पर एक बड़ी जबरदस्त बात आती है, वो क्या सर? ठीक है, यहां पर देखो, आपको आज से पहले ना आपको किसी किताब ने बताया होगा ना किसी टीचर ने बताया होगा,
ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं ऐसा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे जो चीज आप समझने जा रहे हो ये, ठीक है ना, बहुत जरूरी चीज है और बड़ी वैल्यूएबल चीज है। ठीक है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि कहीं किसी किताब में भी नहीं है। क्या सर? कि बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, बहुमत के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, ये आप पढ़िए सबसे पहले। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सर आप किस लेवल का पॉलिटी यहां पर पढ़ रहे हो। ठीक है ना कोई रटाई, ना खमखा, ठीक है, बिना बात की कोई फालतू का कॉन्सेप्ट, जो बिल्कुल आपका एग्जाम ओरिएंटेड है और जो पूरा कॉन्सेप्ट पे चलता है वो। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मेजोरिटी के बारे में बात करेंगे। अब यहां से प्रश्न आता है इसलिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अब टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में मेरे प्यारे बच्चे मतलब बहुमत के प्रकार, अर्थात कहने का मतलब ये है कि सर, ठीक है, हमारे सदनों में जब कोई भी विधेयक लाया जाता है या फिर कोई भी संशोधन लाया जाता है तो कितने प्रकार के बहुमत होते हैं जो उनको पास करने में लगते हैं। क्लियर है? तो हमें बहुमत के प्रकार देखने हैं, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी हमें देखना है। तो मेरे प्यारे भैया जी, मेजोरिटी के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। सबसे पहला होता है जिसको आप कहते हैं साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे जनरल मेजोरिटी। साधारण बहुमत। ठीक है, तो द टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में द वेरी फर्स्ट मेजोरिटी इज बेटा, ठीक है, साधारण बहुमत, जनरल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, जनरल मेजोरिटी। दूसरा होता है आपका प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत, इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, और तीसरा होता है भैया आपका विशिष्ट बहुमत, बहुमत, स्पेसिफिक मेजोरिटी, स्पेसिफिक मेजोरिटी, मेजोरिटी। ठीक है जी, लो, तो ये 3 प्रकार के बहुमत हैं आपके, ठीक है, हमारे संविधान में। ठीक है, इन 3 प्रकार के बहुमत के आधार पर हम किसी भी विधेयक को अथवा हम किसी भी प्रकार के संशोधन को क्या करते हैं भैया जी, स्वीकार और अस्वीकार करते हैं। तो कुल मिलाकर 3 प्रकार की बहुमत है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर ये जो स्पेसिफिक मेजोरिटी है, जो विशिष्ट बहुमत है, ये विशिष्ट बहुमत फिर से 3 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। दूसरा भैया जी सेकंड टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा भैया जी थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, 3 प्रकार का हो जाता है। सबसे पहला फर्स्ट टाइप ऑफ, सेकंड टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी एंड द थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, यहां तक कोई इशू नहीं है मतलब। अच्छा, अब ये साधारण बहुमत क्या है? इस साधारण बहुमत को बताने से पहले मैं कुछ चीज आपको बताता हूं, इस पर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे कि भाई निर्मित, लिखित और विशाल संविधान सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा सर कि हमारे यहां सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की सर्वोच्चता है, यह भी समझ में आ गया। अब सर सारी बात जो है वो यहां पर आकर अटक गई हमारी, कौन सी भैया जी, कि सर ये अनम्यता और सुनम्यता का क्या है, अनम्यता और सुनम्यता का मिश्रण है। ठीक है, यहां पर सारी बात आके अटकी है। लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि सर अनम्य संविधान कौन से होते हैं, सुनम्य कौन से होते हैं, मतलब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन से होते हैं और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन से होते हैं। सर ये तो हमको पता चल गया, लेकिन अभी हमें इसमें और भी ज्यादा समझना है कि अगर एग्जाम में कोई भी एक प्रश्न यहां से सर पूछे तो वो सारे के सारे प्रश्न हमसे बनते हो। ठीक है, वो सारे प्रश्न हमसे बनते हो। क्लियर है? अच्छा, अब जब वो सारे प्रश्न आपसे बनेंगे तो यहां पर आपको ये ध्यान देना होगा कि यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जनरल मेजोरिटी क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है और स्पेसिफिक मेजोरिटी क्या है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, आप बताइए कि वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी है? ठीक है, फॉर एग्जांपल बताओ, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी है? अधिकतम कितने हो सकते हैं राज्यसभा में? अधिकतम राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं भैया जी? 252, 252 है ना। और वर्तमान में सर कितनी है? जल्दी से बोलो। सॉरी 250, माफ कीजिएगा, 250।
250 अधिकतम हो सकते हैं, 238 प्लस 12, और अभी कितने हैं सर? 233 प्लस 12, तो मतलब 245। तो राज्यसभा में अभी कुल सदस्य संख्या है 245, माफ कीजिएगा। कुल सदस्य संख्या कितनी है भैया जी राज्यसभा में? 245 है कुल सदस्य संख्या राज्यसभा में। ठीक है, इस पर बहुत अच्छे से फोकस करना सर। तो राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 245 है। अब किसी दिन कोई विधेयक, किसी दिन बेटा राज्यसभा में कोई विधेयक पास होना है, पास होना है, किसी दिन राज्यसभा में कोई विधेयक पास होना है, और वो विधेयक पास होगा भैया जी पता है किससे? साधारण बहुमत से। उस विधेयक को पास होने के लिए साधारण बहुमत लगेगा। क्या लगेगा? उस विधेयक को पास होने के लिए साधारण बहुमत लगेगा। तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। अब उस दिन भाई ऐसा तो होगा नहीं कि जितनी कुल सदस्य संख्या है कि सारे के सारे सदस्य उपस्थित हो जाएं, है ना? ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारे सदस्य उपस्थित हो जाएं। कोई हो सकता है कि छुट्टियां मनाने थाईलैंड गया हो, ठीक भाई, राज्यसभा के सदस्य हैं, आराम से छुट्टियां मनाने बैंकॉक गए हो, फटाक है ना, बढ़िया सा एकदम। कोई हो सकता है कि किसी अपने, ठीक है ना, रिश्तेदार वगैरह की भैया शादी फादी में गया हो, कोई देश से बाहर ही हो, कोई हो सकता है किसी और जरूरी काम से हो। तो उपस्थित सदस्य संख्या मान के चलिए भैया जी आपकी 240 है। 245 में से 5 लोग अनुपस्थित थे जो नहीं आ पाए, 240 उपस्थित हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि जब कोई भी विधेयक आता है तो जितने भी उपस्थित सदस्य हैं सब मत दें, सब वोट करें, ऐसा भी जरूरी नहीं होता। तो जिन लोगों ने वोटिंग की, वोटिंग करने वाले लोगों की संख्या जो थी वो 238 थी। ठीक है, मतलब 2 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग की नहीं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप राज्यसभा में हैं या लोकसभा में तो आप वोट करोगे नहीं, देयर इज नो मैंडेटरी। क्लियर है? आप हो सकता है कि आप उपस्थित भी हैं फिर भी आप वोट नहीं कर रहे, तो मतदान करने वाले भैया कितने? 238। तो ये जो साधारण बहुमत होता है, साधारण बहुमत पता है क्या कहता है? साधारण बहुमत कहता है कि साहब उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1, उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1। ठीक है, ये कहता है साधारण बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1। अब भैया जी ठीक है, मतदान करने वाले कितने हैं? 238। 238 का 50% बट्टे 2 कर दो और प्लस 1 कर दो। ठीक है, तो भैया जी ये कितनी बार गया? ये गया आपका 4 बार, है ना? बताओ यार, मुझे मेरा गणित कमजोर है। ठीक है, 2 से 238, 2 एकन 2, हाँ ऐसे कटता है 2 एकन 2 बचा 1, और ठीक है 119 बार, 119 दूनी 238। तो ये भैया जी कितनी बार गया? 119, और 119 प्लस 1 इक्वल्स टू 120। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर किसी भी विधेयक को पास होना है तो उस विधेयक को पास होने के लिए भैया जी 120 वोट की आवश्यकता है। कितने वोट की? 120 वोट की आवश्यकता है। अगर 120 लोगों ने उसके पक्ष में वोट कर दिया, अगर 120 लोगों ने भैया जी उसके पक्ष में वोट कर दिया, ध्यान रखना, अगर 120 लोगों ने उसके पक्ष में वोट कर दिया तो जो संबंधित विधेयक है वो आपका पास हो जाएगा और वो कानून बन जाएगा। ठीक है, तो वो संबंधित विधेयक भैया जी पास हो जाएगा, और वह संबंधित विधेयक पास हो जाने के बाद क्या बन जाएगा? साधारण सी बात है भैया जी, कानून बन जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? और अगर 120 वोट नहीं पड़ पाए तो वो संबंधित विधेयक पास नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। बस ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। तो साधारण बहुमत समझ में आ गया कि भाई उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1, ये साधारण बहुमत होता है। ठीक है, अच्छा अब मान के चलिए सेम वही आंकड़ा लेते हैं, सेम वही आंकड़ा कि भैया जी राज्यसभा है, ठीक है, वर्तमान में कुल सदस्य संख्या 245 है। ठीक है जी, और उपस्थित कितने हुए थे? 240 हमने करवाई थी उपस्थित, और भैया जी वोट कितने लोगों ने दिया था? तो 238 लोगों ने हमने वोट करवाया था, 238 में। अब हम बात करते हैं कि भाई कोई भी विधेयक आया, कोई भी विधेयक आया, ठीक है, और उस विधेयक को पास होने के लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता है। किसकी? प्रभावी बहुमत की, इफेक्टिव मेजोरिटी की आवश्यकता है। अब आप कहोगे मां साहब पूरी पॉलिटी पढ़ ली, ये पहली बार पढ़ रहे, ठीक है ना भैया, नंबर लाने हैं तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बाकी अगर ऊपर ऊपर से पढ़ने में अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि अरे यार ठीक है ऊपर ऊपर से पढ़ के 4 आर्टिकल रट लें, संविधान की अनुसूचियां रट लें और अपने आप में गर्व करें कि हमें तो पूरा संविधान याद हो गया, तो ठीक है भैया इस खुशी में जी लो। ठीक है, चलिए। तो प्रभावी बहुमत, लेकिन प्रभावी बहुमत
बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि साधारण बहुमत से हम कौन कौन से विधेयक को अथवा कौन कौन से प्रावधानों को ठीक है शामिल करते हैं, मतलब साधारण विधेयक के द्वारा बचे ठीक है कौन कौन सा ठीक है उपबंध लागू किए जाते हैं। तो ध्यान रखना, साधारण बहुमत के द्वारा, ये क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, साधारण बहुमत के द्वारा आर्टिकल 2, 3 और 4 के प्रावधान लागू किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो साधारण बहुमत के द्वारा आर्टिकल 2, 3 और 4 ठीक है, ये चारों के चारों जो प्रावधान हैं वो साधारण बहुमत के द्वारा जारी किए जाते हैं या लागू किए जाते हैं। आर्टिकल 2 क्या है? तो आर्टिकल 2 बोलता है कि साहब संसद ऐसे निर्बंधनों एवं शर्तों के साथ जिन्हें उचित समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 2 कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है कि साहब संसद ऐसे निर्बंधनों एवं शर्तों के साथ जिनको वह उचित समझे संघ में नए राज्य की स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 3 है कि संसद विधि के द्वारा किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर या ठीक है किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके ठीक एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद किसी भी एग्जिस्टिंग राज्य की सीमा को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है संसद, ठीक है। और आर्टिकल 4 ये है कि अगर आर्टिकल 2 और 3 के तहत संसद कुछ भी करती है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो केवल साधारण बहुमत से हो जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 4 कहता है। तो आर्टिकल 2 जो है वो संसद को ठीक है ना कुछ शर्तों एवं निर्बंधनों के साथ संघ में नए राज्य का प्रवेश स्थापना का अधिकार देता है। आर्टिकल 3 जो है वो बेसिकली इस प्रकार का अधिकार देता है आर्टिकल 3 कि भाई आप नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं और किसी भी राज्य की सीमा को घटाया बढ़ाया अथवा उनके नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। और ऐसा सब कुछ किसके द्वारा? केवल साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। आर्टिकल 4 बोलता है कि आप केवल साधारण बहुमत के द्वारा करो इसे, इसके लिए किसी भी प्रकार के कोई विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 169 से संबंधित प्रावधान, ठीक है, ये सब आगे आएंगे। अब आर्टिकल 169 से संबंधित प्रावधान में क्या है कि भाई विधान परिषद का जो विधान परिषद होती है, जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पर उन विधान परिषदों को इंप्लांट किया जा सकता है, सृजन किया जा सकता है, और जहां पर ये विधान परिषद है वहां पर इन विधान परिषदों की समाप्ति की जा सकती है, ठीक है। तो जहां पर है वहां पर इन विधान परिषदों का सृजन किया जा सकता है, और जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां पर इन विधान परिषदों की भैया जी क्या की जा सकती है? समाप्ति की जा सकती है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके बाद आपकी दूसरी अनुसूची से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो सारे के सारे प्रावधान मेरे प्यारे भैया जी आपके साधारण बहुमत के द्वारा ठीक है होंगे। दूसरी अनुसूची से संबंधित सभी के सभी प्रावधान साधारण बहुमत के द्वारा। दूसरी अनुसूची में क्या है? सर संसद के जितने भी पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, आपके सीएजी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, आपके ठीक है, ये सारे लोग जो है ना इन सभी के वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में दूसरी अनुसूची में चर्चा की गई है, ठीक है, दूसरी अनुसूची में। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा जो कोरम होता है, जो गढ़पूर्ति से संबंधित प्रावधान है, जो गढ़पूर्ति से संबंधित प्रावधान है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 100 क्लॉज 3 में गढ़पूर्ति से संबंधित प्रावधान जो है कोरम, ठीक है ना। तो उसके प्रावधानों को भी भैया जी हम ध्यान रखना, गढ़पूर्ति से संबंधित प्रावधानों को भी हम क्लियर करना मेरे प्यारे बच्चे, गढ़पूर्ति से संबंधित प्रावधानों को भी हम साधारण बहुमत के द्वारा लागू करवाते हैं। क्लियर है? इसके बाद आर्टिकल 106 के जो प्रावधान है, आर्टिकल 106, आर्टिकल 106 और आर्टिकल 106, आर्टिकल 106 और आर्टिकल 105 दोनों के प्रावधानों को साधारण बहुमत के द्वारा लागू किया जाता है। अब आर्टिकल 106 क्या है? आप में से तो शायद अभी किसी को पता नहीं होगा, अभी पता नहीं होगा, चिंता ना करो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे ना आपको एक एक पॉइंट बेटा ना केवल पता होगा बल्कि याद होगा। आर्टिकल 105 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार है। क्या है भैया जी? प्रिविलेजेस ऑफ, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, 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 ठीक है जी। तो क्या है भैया जी? संसद सदस्यों के विशेषाधिकार हैं। और आर्टिकल 106 में क्या है? मेरे साथ बोलिए, आर्टिकल 106 में क्या है? तो सर आर्टिकल 106 में है संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, सदस्यों के वेतन भत्ते,
वेतन भत्ते। ठीक है जी, अरे बोलो भैया। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान जो है किसके द्वारा? साधारण बहुमत के द्वारा। और साधारण बहुमत क्या होता है सर? कुछ नहीं, उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% + 1 है, मतलब इतनी वोट चाहिए आपको, ठीक है, पास करने के लिए। अगर कोई भी विधेयक पास होना है तो आपको इतने वोट चाहिए, ठीक है, राज्यसभा में अगर ये संख्या है। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल आपको ये समझाने की कोशिश की। इसके अलावा ठीक है, इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 के प्रावधानों को हम साधारण बहुमत के द्वारा, नागरिकता संबंधी प्रावधान, संबंधी प्रावधान, ठीक है। तो जो नागरिकता से संबंधी प्रावधान है, नागरिकता से संबंधी प्रावधान आर्टिकल 5 से 11 है, इनको भी हम साधारण बहुमत के द्वारा क्या करते हैं? ठीक है, पारित करते हैं। क्लियर है? इसके बाद आर्टिकल 240 में जो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रावधान है, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है, उनको भी हम साधारण बहुमत के द्वारा पारित करते हैं, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान। और नमा नंबर पे बेटा, ठीक है ना, ये लास्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखना, और भी बहुत सारे प्रावधान है, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान मैंने आपको बता दिए जो साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। और लास्ट है, मतलब अगर मैं बात करूं आर्टिकल 327, अब यहां जगह नहीं है, 327 है, आर्टिकल 327, ठीक है, चुनाव से संबंधित प्रावधान, चुनाव से संबंधित प्रावधान। संबंधित प्रावधान क्लियर है? अब यहां पर आप बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर लो, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, आप सबके सब स्टूडेंट जो है इसको बहुत अच्छे से क्लियर करो कि मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि साधारण बहुमत के माध्यम से हम कौन कौन से प्रावधानों को लागू करवाते हैं, या कौन कौन से विधेयकों को हम पास या पारित करवाते हैं साधारण बहुमत से माध्यम से। तो आर्टिकल 2, 3 और 4 के प्रावधान, आर्टिकल 169 में जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर उनकी समाप्ति, जहां पर नहीं है वहां पर उनका सृजन, ठीक है। दूसरी अनुसूची के प्रावधान, दूसरी अनुसूची में माननीय पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन है। गढ़पूर्ति, आर्टिकल 103 के प्रावधान, गढ़पूर्ति का मतलब है कि भाई अगर आपको किसी भी सदन की बैठक शुरू करनी है ना, तो न्यूनतम उसकी कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, जिससे कि उस सदन की कार्यवाही आगे बढ़ सके, ये गढ़पूर्ति होता है। आर्टिकल 106 में संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, आर्टिकल 105 में संसद सदस्यों के प्रिविलेजेस, वेतन भत्ते को कहेंगे सैलरी एंड अलाउंसेस। आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान, आर्टिकल 240 में संघ राज्य क्षेत्र, और आर्टिकल 337 में जो है आपके चुनाव से संबंधित प्रावधान। ये सभी जो है ना, जो मैंने आपको इनकी लिस्ट बताई, जो आप इन्हें देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये सारे के सारे प्रोविजंस केवल व केवल साधारण बहुमत के द्वारा हो जाते हैं, ठीक है। अब प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत पता क्या? इफेक्टिव मेजोरिटी, इसको क्या कहेंगे सर? इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत। अब ये प्रभावी बहुमत क्या होता है, ये बात समझना। तो सर प्रभावी बहुमत का मतलब होता है कि कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत, ठीक है। प्रभावी बहुमत क्या होता है कि भाई कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत, संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत, रिक्तियों का बहुमत, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, रिक्तियों का बहुमत, ठीक है। अच्छा, अब आप समझना, अब यहां पर राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 245। अब उपस्थित कितने हैं, मतदान कितनों ने दिया, बाहर में जाए, ठीक है। उपस्थित कितने हैं, मतदान कितनों ने दिया, बेटा सारी की सारी चीज बाहर में जाए। बस हमें यह बात पता करनी है कि भाई आखिर राज्यसभा में वैकेंसी कितनी है, कितनी है वैकेंसी, कितनी है वैकेंसी। बोले तो सर आखिर राज्यसभा में रिक्तियां कितनी हैं, वैकेंसी बोले तो आखिर भैया जी रिक्तियां कितनी हैं, हमको ये देखना है। वैकेंसी कितनी है हमको ये देखना है, ठीक है। प्लीज सब लोग यहां पे फोकस करें, ठीक है। हमें वैकेंसीज देखनी है, हमें रिक्तियां देखनी है कि आखिर भैया रिक्तियां हैं कितनी। अब रिक्तियां का मतलब है कि राज्यसभा के 2 सदस्य ऐसे हैं जिनकी अपनी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, ठीक है, स्वर्ग सिधार गए होंगे। वैसे भी बुढ़ापे में बनते हैं, इतने बूढ़े होते हैं, बुढ़ाऊ होते हैं, तो 2 सदस्य ऐसे हैं जो स्वर्ग सिधार दिए, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है। एक ऐसा है जिसने अपने पद से रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, ठीक है ना। उसको लगा कि भाई यहां तो मजे हैं ही नहीं,
सपोज देखो, उसे लगा था कि नेता तो बहुत मजे मारते होंगे, उसको मजे मिल नहीं पा रहे, तो उसने रिजाइन दे दिया कि मैं रिजाइन देता हूं, बाहर में जाए, मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। और बाकी के 2 सदस्य ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, जिनका इलेक्शन रद्द कर दिया निर्वाचन आयोग ने, जिनका निर्वाचन रद्द कर दिया, कैंसिल ऑफ इलेक्शन। तो टोटल 5 वैकेंसी हैं। तो भैया जी कुल सदस्य संख्या कितनी है? 245, और वैकेंसी कितनी है? 5। तो भैया जी कितना हुआ? 240। अब हमें 240 का बहुमत निकालना है। किसका? 240 का, क्योंकि मैंने क्या बोला है इसमें, बोला है कि कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत। तो भैया जी कुल सदस्य संख्या 245, रिक्ति कितनी है भैया जी? 5। तो कितना हुआ? 240। अब 240 का बहुमत हमें निकालना है। किसका? 240 की मेजोरिटी निकालनी है। आप कहेंगे सर पॉलिटी में मैथ भी है। बेटा बिल्कुल है पॉलिटी में मैथ, ठीक है। तुम नहीं पढ़े होगे तो इसमें मैं क्या करूं, तो मैं नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो भैया 240 का बहुमत, अब 240 के बहुमत के बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा 240 बट्टे 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 121। कितने सदस्य चाहिए? 121 सदस्य चाहिए। कितने चाहिए? 121 चाहिए भैया जी। बात समझ में आ रही है? बोलो क्लियर है? ये बात समझ में आई? यहां तक कोई इशू तो नहीं किसी को? तो इसको हम कहते हैं प्रभावी बहुमत, इसको हम कहेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी। और इस प्रभावी बहुमत के द्वारा संसद के कुल 7 पदाधिकारियों को हटाया जाता है। कान खोल के सुन लो, इस प्रभावी बहुमत के द्वारा संसद के कुल 7 पदाधिकारियों को हटाया जाता है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, इस बात को नोट करना। केवल प्रभावी बहुमत का यही कार्य है कि संसद के 7 पदाधिकारियों को हटाया जाता है इसके द्वारा। पदाधिकारी का मतलब समझते हो ना बेटा? ऑफिसर्स, ऑफिसर्स। पदाधिकारियों को हटाया जाता है, हटाया जाता है। अब वो 7 पदाधिकारी कौन है? तो बेटा देखो, 2 लोकसभा से, 2 लोकसभा से। कौन कौन से? लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है जी। 2 लोकसभा से, एक लोकसभा के अध्यक्ष और दूसरे लोकसभा के उपाध्यक्ष। इसके बाद भैया जी जो राज्यों की विधानसभा होती है वहां से 2, राज्यों की विधानसभा से 2। कौन कौन से? राज्यों की विधानसभा का अध्यक्ष और राज्यों की विधानसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है। स्पीकर और भैया जी वाइस स्पीकर, ठीक है ना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर आ जाता है आपका जो विधान परिषद है, जो राज्यों की विधान परिषद है। आपको पता है टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद के दोनों पदाधिकारी कौन सर? विधान परिषद के चेयरमैन सभापति और वाइस चेयरमैन उपसभापति। कितने हुए? 6 हो गए। बोलो बेटा 6 हो गए। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। भाई हर एक से 2 पदाधिकारी है तो 6 पदाधिकारी हो गए। और एक आया राज्यसभा। अब राज्यसभा का केवल व केवल उपसभापति, वाइस चेयरमैन। राज्यसभा का केवल व केवल भैया जी कौन? उपसभापति। तो राज्यसभा का केवल उपसभापति हटाया जाएगा। राज्यसभा का केवल व केवल भैया जी कौन? राज्यसभा का केवल व केवल उपसभापति हटाया जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। क्लियर हुआ? यहां तक मेरे किसी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बिल्कुल भी, किसी भी तरह की, कैसी भी, ठीक है भाई? क्लियर है? तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जाएगा, उपसभापति को हटाया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के केवल उपसभापति को, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति है वो तो उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति की प्रोसेस से हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति को भैया जी किसकी? उपराष्ट्रपति की प्रोसेस से हटाया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये तो आगे आपका प्रभावी बहुमत। यहां पर आपने देखा क्या सर? इफेक्टिव मेजोरिटी। एंड अब आप देखेंगे सर विशेष बहुमत क्या होता है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी या स्पेसिफिक मेजोरिटी, कुछ भी बोलो। विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो मेजोरिटी की जो डिफिकल्टी है वो बढ़ती जा रही है। भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, मेजोरिटी की डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है। मतलब कि आपको जो वोट चाहिए, जो सदस्य संख्या चाहिए, ठीक है, वो आपकी मुश्किल होती जा रही है, टफ होती जा रही है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे क्या? आपका विशेष बहुमत
मतलब भैया जी आपकी स्पेशल मेजोरिटी। अब मेरे प्यारे बच्चे, ये जो स्पेशल मेजोरिटी है 3 प्रकार की है। फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, ठीक है। अब उदाहरण में वही है, हमने रख रखा है कि भाई राज्यसभा है, राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 245 है, ठीक है। जो उपस्थित है वो 240 है, वो 240 है, और जिन्होंने मतदान दिया है, ठीक है ना, वो आपके मतदान देने वाले जो हैं उनकी संख्या 210 है, ठीक है। यहां पे प्लीज 210 मान लो आप, क्योंकि गुणा भाग करने में आसानी रही, गणित मेरा वीक है, ठीक है। और ध्यान रखना इंजीनियरिंग भी मैंने इसी वजह से आईटी से की थी, क्योंकि मैकेनिकल और सिविल में बड़ा गणित लगाना पड़ता है, cos थीटा sin थीटा, ठीक है। तो मतदान करने वाले 210 हैं। जो फर्स्ट टाइप की स्पेशल मेजोरिटी है, फर्स्ट टाइप की स्पेशल मेजोरिटी कहती है कि भाई उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। ये फर्स्ट टाइप की क्या कहती है सर? फर्स्ट टाइप की स्पेशल मेजोरिटी कहती है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, वालों का 2/3, ठीक है। अच्छा, उपस्थित कितने हैं भैया जी? 240। मतदान कितनों ने किया? 210 ने। तो 210 का 2/3, 2/3, 2/3। यहां से 3 से कितनी बार कटा बेटा? 70 बार, है ना। 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 × 21, हाँ जी 70 बार कटा। तो 70, 70 दूनी 140। तो कितनी वोट चाहिए आपको? 140 वोट चाहिए। बस समझ में, 140 वोट चाहिए आपको, है ना। ये इतना ही हुआ ना भाई? भाई 3 से 7 दिया 70 और 7 दूनी 14, 140 ही तो हुआ। आपको 140 वोट चाहिए, ठीक है ना, उस विधेयक को पास करने के लिए 140 वोट। तो इसको हम कहते हैं प्रथम प्रकार का विशिष्ट बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3 है, 50% प्लस वन नहीं है। अगर इसमें 50% प्लस वन होता तो हमको कम सदस्य चाहिए थे। अगर 50% प्लस वन होता तो पास करने के लिए हमें सदस्यों की संख्या कम चाहिए थी, लेकिन 2/3 है तो पास करने वाले सदस्यों की संख्या यहां पर हो गई ज्यादा भैया जी। कितनी? 140, ठीक है। अब ठीक है, विशेष बहुमत, जो प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत है ना, इससे हम बेटा 2 आर्टिकल्स को प्रभावित करते हैं, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। आर्टिकल 249 और 312 से संबंधित प्रावधान जो है वो प्रथम प्रकार के विशिष्ट बहुमत के द्वारा ही लागू किए जाते हैं। पहली बार पता चला होगा आपको मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अब ये आर्टिकल वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में, कई एग्जाम में इन आर्टिकल को ही पूछ लिया है कि भैया ये आर्टिकल बता दो, ये आर्टिकल कौन से हैं। तो आर्टिकल 249 क्या है? आर्टिकल 249 है कि अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्र महत्व का घोषित कर दे, तो राज्य सूची के उस विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। देखो, आमतौर पर राज्य सूची के किसी भी विषय पर राज्य का विधानमंडल ही कानून बना सकता है, सामान्यतः है। तो सामान्यतः राज्य सूची के किसी भी विषय पर, है ना, सामान्यतः राज्य सूची के किसी भी विषय पर, बहुत अच्छे से यहां पर समझना, सामान्यतः राज्य सूची के किसी भी विषय पर जो राज्य का विधानमंडल होता है वही कानून बना सकता है। कौन भैया जी? राज्य का विधानमंडल ही कानून बना सकता है राज्य सूची के किसी भी विषय पर। क्लियर हुआ? ठीक है, संसद नहीं बना सकती। लेकिन अगर राज्यसभा इस बात को क्लैरिफाई कर दे कि भाई ये विषय राष्ट्र महत्व का है, ये विषय, ये राज्य सूची का बेशक है लेकिन ये विषय राष्ट्र महत्व का है, नेशनल इंटरेस्ट का है, तो उस विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो 249 में है क्या सर? राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति, किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, आर्टिकल 249, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति। लेकिन जब राज्यसभा, ठीक है ना, अपने प्रथम प्रकार के विशिष्ट बहुमत से क्या कर दे? इस प्रस्ताव को पारित कर दे। जब राज्यसभा अपने प्रथम प्रकार के विशिष्ट बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे तब। ठीक है, और आर्टिकल 312 में क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है ना, जैसे लाइक आईएएस, आईपीएस वगैरह। तो ये आपके प्रथम प्रकार के विशिष्ट बहुमत से पारित होते हैं। अब हम चलते हैं कि भाई हमारा सेकंड टाइप क्या है, द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत क्या है।
ठीक है, अब ये द्वितीय प्रकार का जो विशिष्ट बहुमत है ये क्या कहता है? ये द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत कहता है कि सर उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3, लेकिन इसकी कुल सदस्य संख्या आधे से कम ना हो। अब इसे समझने में आपको अपने थोड़े से दिमाग के तार खोलने पड़ेंगे। हल्के से खोलो दिमाग के तारों को। ये क्या कहता है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 और मतदान करने वालों का 2/3 2/3 जिनकी कुल सदस्य संख्या आधे से कम ना हो। जिनकी कुल सदस्य संख्या आधी से कम ना हो, आधी से कम ना हो। ठीक है, ध्यान रखना। तो उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3 जिनकी कुल सदस्य संख्या आधी से कम ना हो। अब देखो, उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3 मेरे प्यारे बच्चे कितना बैठा? 140 बैठा। ये कितना बैठा हम पहले निकाल चुके हैं कि साहब उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3 140 बैठा। अब ये 140 जो है, ठीक है ना, किसके? 245 कुल सदस्य संख्या। तो 140 245 के आधे से कम ना हो, ज्यादा ही हो। तो 245 का आधा कितना हुआ? बताना भाई, 245 का आधा कितना हुआ? तुम में से कोई बताओ, 245 का आधा कितना हुआ? तुम नहीं बताओगे, मैं ही बताता हूं बेटा। अब आज भी मुझे ऐसे करके निकालना पड़ता है, तुम देख लो मेरा गणित। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 .0 122.5 कितना भैया जी? 122.5। ठीक है, 122.5। तो अब आप ये बताओ कि भैया जी 140 जो है वो 122.5 से बड़ा है कि नहीं? बिल्कुल बड़ा है सर। ठीक है, 140 जो है वो 122.5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो भैया जी ये द्वितीय प्रकार का जो विशिष्ट बहुमत है, ठीक है, ये पारित हो जाएगा। ये द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत पारित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत पारित? क्योंकि 140 जो ये निकल कर आया है ना, जो ये निकल कर आया 140, ठीक है ना, ये 140 मेरे प्यारे बच्चे 245 के आधे से ज्यादा है, कम नहीं है। क्योंकि बिल्कुल क्लियर है, जिसकी कुल सदस्य संख्या आधे से कम ना हो तो सब आधे से ज्यादा है, कम नहीं है। ठीक है, अब द्वितीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत के द्वारा अब ये यहां पर ध्यान रखना कि हम कौन कौन से प्रावधानों को लागू करते हैं द्वितीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत से। प्लीज बी केयरफुल। तो सबसे पहले बेटा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है, उनका रिमूवल इसी प्रोसेस से होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल इसी प्रोसेस से होता है। हाई कोर्ट के जज का रिमूवल इसी प्रोसेस से होता है। देख लो कितनी नई बातें आपको बेटा सीखने को मिली है ना मेरे प्यारे बाबू, सोना, क्यूटी पाई। कितनी सारी नई बातें आपको यहां पर सुनने को मिली आज। और कितनी सही नई बातों को आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाना, हाई कोर्ट के जज को उसके पद से हटाना। ठीक है सर। दूसरा, तीसरा, उपराष्ट्रपति का रिमूवल भी इसी प्रोसेस से होता है। उपराष्ट्रपति का रिमूवल भी इसी प्रोसेस से होता है, इसी प्रोसेस से होता है। ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को इस प्रोसेस से हटाया जाता है तो सीएजी को भी इसी प्रोसेस से हटाया जाएगा, है ना भैया जी। सीएजी को भी इसी प्रोसेस से हटाया जाएगा। क्लियर है जी, ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं बिल्कुल किसी को? अरे बोलो यार, कोई इश्यू तो नहीं? जी नहीं सर, कोई इश्यू नहीं किसी प्रकार का। अब हम आते हैं थर्ड टाइप, ये सबसे कठिन है। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, कठिन होती चली जा रही है। यहां ठीक है 140 ही वोटों की जरूरत थी, यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो आधे से कम ना हो, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं प्रोसेस टफ होता जा रहा है, हमें ज्यादा वोट की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, अब ये थर्ड टाइप। अब थर्ड टाइप बड़ा सिंपल है। ठीक है, थर्ड टाइप बड़ा सिंपल कैसे है? क्योंकि थर्ड टाइप बोलता है कि सब कुल सदस्य संख्या का 2/3 कितना चाहिए, कि हमको कुल सदस्य संख्या का 2/3 चाहिए, ये थर्ड टाइप बोलता है। कुल सदस्य संख्या का 2/3 चाहिए। अब कुल सदस्य संख्या कितनी है भैया जी? 245। 245 का 2/3 भैया जी काटना कितनी बार कटा? 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। हाँ, तो 3 से कितनी बार कटा? 245। तो भैया जी 8 तिया 24, 5 3 1
3 2, ठीक है, पॉइंट लगा के, और ये आपका हो गया। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये 8 दूनी हो जाएगा आपका, ठीक है, 80 आया ना, 80 पॉइंट 8 दूनी 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 162 के आसपास हो जाएगा, मतलब 162। तो आपको भैया जी इस केस में कितना चाहिए, लगभग 162 वोट चाहिए, 162 63 वोट चाहिए इस केस में। कुल सदस्य संख्या का 2/3, तो 245 का 2/3 मतलब 162 चाहिए ना, मोटा मोटा हमने मान लिया। तो भैया जी इस प्रोसेस से केवल व केवल आर्टिकल 61, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 61, आप समझ गए होंगे आर्टिकल 61 क्या है। इस प्रोसेस से केवल व केवल हमारे संविधान में एक प्रावधान लागू करवाया जाता है, आर्टिकल 61, और वो क्या है सर, इंपीचमेंट ओवर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग। तो हमारे संविधान में सभी प्रकार के प्रावधान हैं। हमारे संविधान में ऐसे भी प्रावधान है कि आप जिनको साधारण बहुमत से पारित करवा लो, हमारे संविधान में ऐसे भी प्रावधान है जिनको आप साधारण बहुमत से पारित करवा लो, हमारे संविधान में ऐसे भी प्रावधान है जिनको आप प्रभावी बहुमत से पारित करवाओ, और भैया जी कुछ ऐसे प्रावधान है कि जिनको आप विशिष्ट बहुमत से पारित करवाओ, और कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं, और कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं कि जिन पर भैया जी विशिष्ट बहुमत तो लगेगा ही लगेगा, स्पेशल मेजोरिटी तो लगेगी ही लगेगी, विशिष्ट बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। प्लस भैया जी आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। तो विशिष्ट बहुमत तो लगेगा ही लगेगा, प्लस आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए, सहमति भी चाहिए, ठीक है जी। तो विशिष्ट बहुमत प्लस आधे राज्यों की क्या चाहिए, सहमति चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे कि आपका आर्टिकल 54 और 55 से संबंधित प्रावधान, ठीक है, जैसे आर्टिकल 54 और 55 से संबंधित प्रावधान, और 55 से संबंधित प्रावधान। अब आर्टिकल 54 में क्या है, आर्टिकल 54 में है प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, और आर्टिकल 55 में क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। अब ये मैं नहीं लिखवाऊंगा, ये आपको साथ के साथ लिख के जाना है अपने नोट्स में, बात समझ में आ रही है जब नोट्स बना रहे हो। तो आर्टिकल 54 में क्या है सर, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, और 55 में क्या है भैया जी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तो इसमें आपको आधे राज्यों की भी सहमति चाहिए। ऐसी आर्टिकल 75 और 162 से संबंधित प्रावधान, आर्टिकल 75 और 162 से संबंधित प्रावधान, 62 से संबंधित प्रावधान, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब आर्टिकल 75 क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो 75 है आपका मंत्रिपरिषद, ठीक है, जो आपकी संघीय मंत्रिपरिषद है वो है, और 162 में आपकी जो प्रांत की, जो राज्यों की मंत्रिपरिषद है भैया जी, उसके प्रावधान है। इसके बाद हमारे संविधान का भाग 5 का अध्याय 4, हमारे संविधान के भाग 5 का अध्याय 4 मतलब सुप्रीम कोर्ट। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में भी बच्चे किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है उसकी वर्तमान व्यवस्था में, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन करना है तो भी हमें, ठीक है ना, विशिष्ट बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति लेनी होगी। इसके अलावा हमें हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है, 7वीं अनुसूची जिसमें आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है ना, तो 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची, और आपके संविधान की 4थी अनुसूची, कौन सी अनुसूची, 4थी अनुसूची, 4th शेड्यूल, 4थी अनुसूची। और 4थी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा से कितने कितने सदस्य, बेसिकली राज्यों से कितने कितने सदस्य राज्यसभा में भेजे जाएंगे, तो राज्यसभा से या राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से सदस्यों का आवंटन, ठीक है। तो विभिन्न विभिन्न राज्यों से राज्यसभा में कितने सदस्य आएंगे, विभिन्न विभिन्न राज्यों से राज्यसभा में कितने सदस्य आएंगे, तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से सदस्यों का आवंटन। आवंटन, ठीक है। तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से सदस्यों का आवंटन, 4थी अनुसूची। अब ये जो 7वीं अनुसूची है इसमें क्या है सर, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा।
शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा, ठीक है सर। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। और इसके बाद भैया जी इसमें सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान है, इसमें संघीय मंत्रिपरिषद, इसमें प्रांतों की मंत्रिपरिषद है, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है और 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हमारा संविधान कठोरता और अनम्यता, मतलब हमारा संविधान रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिश्रण क्यों है, ये बात पता चला। तो अनम्यता एवं सुनम्यता का जो मिश्रण हमारे संविधान को बोला गया है वो क्यों बोला गया है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या बोले सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो लेकिन सर हम लोगों को याद नहीं रहता। चलिए अभी जाना नहीं है किसी को, ठीक है, पहले यहां पे समझो, आपकी कमेंट देख लेते हैं जी। बेटा आधे राज्य वाला वो अलग है, आधे राज्य वाला अलग है, लेकिन वो विशेष बहुमत का, बहुत अच्छा प्रश्न। इस बच्चे ने कहा कि सर लास्ट वाले में ये कौन सा विशेष बहुमत होगा जिसमें आधे राज्य भी लगेंगे, ये कौन सा विशेष बहुमत होगा जिसमें आधे राज्य लगेंगे, ये प्रश्न पूछा इस बच्चे ने। बेटा फर्स्ट टाइप होगा, कौन सा होगा, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप प्लस आधे राज्य। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट टाइप प्लस आधे राज्य, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, लव यू। ऐसे प्रश्न जी, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके, ठीक है, समझ में आया। ये क्या हो गया, ज्योग्राफी का क्या हो गया भाई, चलिए अब हम भूल जाते हैं, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि भूल जाते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है भाई, आप लोग बहुत तारीफ कर रहे हो, थैंक यू सो मच, ठीक है, तारीफ से काम नहीं चलता, ठीक है, आप घर पे जाओ और एक बार अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है, ये मेरी सलाह है कि आप एक बार पूरे का बहुत अच्छे से क्या करें मेरे प्यारे बच्चे, आप एक बार पूरे का बहुत अच्छे से रिवीजन करें, ठीक है, ये सब लोगों से मेरी एक निवेदन है। जब आप बहुत अच्छे से रिवीजन करोगे ना तो पूरा का पूरा लेक्चर्स, अगर आपने लेक्चर्स पूरे मन से लिया है, पूरे कंसंट्रेशन से लिया है, तो महज पीडीएफ मात्र पढ़ने से पूरा का पूरा लेक्चर आपको रिकॉल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये आप विश्वास मानिए, ठीक है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा कि अगर आपको ये लग रहा हो कि सब बिना पढ़े, ठीक है, खिचड़ी गल जाएगी, तो नहीं साहब, बिना पढ़े नहीं करने वाली, पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के अलावा ठीक है साथ के साथ आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, ना केवल पढ़ना है बल्कि साथ के साथ आपको ठीक है रिवीजन भी करना है, साथ के साथ आपको रिकॉल भी करना है सारी की सारी चीजों को।
ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। चलिए ठीक है, थैंक यू। भाई हैंड रिटन पीडीएफ ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में पढ़ाना है बेटा, और मैं अपनी क्लास घर से लेता हूं, ठीक है, लेकिन मैं बोल दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।